प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसमें हमने मेन जो हमारा फोकस है वो रहेगा हेनरीज लॉ के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है, उसको आपने ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम जो छोटे छोटे टर्म हैं वो पता कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं। वो आपने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई हैं, 11th में पढ़ी हैं, लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसमें आप और ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट की डिज़ॉल्व ना कर पाए किसी सॉल्वेंट में एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप अपने घर में सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं। आप एक गिलास पानी का ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, नमक घुल जाएगा, फिर आप और नमक ऐड कीजिए, फिर घुल जाएगा, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी आप नमक ऐड कर रहे हैं तो वो घुलना बंद हो गया, तो दैट मीन सोल्यूशन जो है वो क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट जो है वो डिजॉल्व ना किया जा सके। वही लिखा है, ए सोल्यूशन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। जनरल सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें कितनी अमाउंट है सोल्यूट की जो डिजॉल्व हो सकती है ताकि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे हमने अगर 100 ग्राम पानी लिया होता तो उसमें कितने ग्राम आप साल्ट डिजॉल्व कर पाते ताकि क्या बन जाता, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब मेन जो है हमारा आज का जो है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात हम कैसे करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है उस समय सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो solubility of gas in a liquid solvent क्या है, it is the amount of gaseous solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at given temperature and pressure। तो solubility of gas in liquid solvent क्या है, ये अमाउंट है गैसियस सॉल्यूट की, गैस की जो सॉल्यूट का काम कर रहा है उसकी कितनी अमाउंट जो है वो किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो डिजॉल्व हो सकती है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जनरली हम जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की टर्म में। इसको हम अल्फा से लिखते हैं, और जो होता है क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस्ड टू एसटीपी व्हिच डिसॉल्व्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 1 बार। तो अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है कि गैस की कितनी वॉल्यूम एट एसटीपी जो डिसॉल्व होती है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम पर यूनिट की बात करें कि 1 लीटर ले सकते हैं, 1 लीटर वॉल्यूम अगर आपके पास सॉल्वेंट है उसमें कितनी वॉल्यूम जो है गैस की डिसॉल्व हो सकती है एट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर कितना होती है 1 बार, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बोलेंगे। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, वो हमने 1 बाय 1 करने हैं। उसी में हमारा कवर होगा हेनरीज लॉ। बेसिकली हेनरीज लॉ जो है वो प्रेशर के साथ रिलेटेड है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट फैक्टर आता है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। जो गैस की सॉल्युबिलिटी है किसी सॉल्वेंट में वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दोनों की नेचर, सॉल्वेंट और जो हमारा गैस जो सॉल्यूट का काम कर रहा है, दोनों की नेचर कैसी है। आपको पता है कि मित्रता जनरली किन लोगों के बीच में होती है, जिनकी नेचर एक जैसी होती है। सिमिलरली हमारे जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है वो भी आपस में मिक्सअप तभी होते हैं जब उनकी नेचर एक जैसी होती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपका जो गैस है अगर वो पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, तो गैस जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी सॉल्वेंट में। अगर आपका गैस जो सॉल्यूट है, वो गैस जो हम कह रहे हैं वो अगर नॉन पोलर और आपका सॉल्वेंट जो है वो पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जो नॉन पोलर गैस होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होती है, और जो पोलर गैस होती है वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगी। जैसे हम बात करें, अगर हम कोई आपको पूछा भी एक एक्सियल गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन जो है वो नॉन पोलर गैस है और एक्सियल जो है वो पोलर गैस है, तो अगर पानी में डिसॉल्व करना होगा कौन सी ज़्यादा सॉल्युबल होगी, तो आप सिंपल आंसर होगा एक्सियल जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि एक्सियल जो है वो पोलर है और वाटर भी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। दूसरा हमारा आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर क्या असर पड़ता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो जनरली क्या करती है, डिक्रीज करती है, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ली-चैटलायर प्रिंसिपल, जो आपने 11th में पढ़ा है। तो आपको पता ही है कि लास्ट ईयर जो था
कोविड की वजह से क्लासेस उतनी अच्छी नहीं चल पाई, कुछ बच्चों को नहीं भी क्लियर हुआ होगा ली चैटरार्ड प्रिंसिपल क्या है, फिर भी या उसको आप एक नज़र लगा लीजिएगा। तो किसी और दिन मैं आपको वीडियो डालूंगा इसका ली चैटरार्ड प्रिंसिपल का। तो ली चैटरार्ड प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज क्यों होती है गैसेस की। बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वो फेवरेबल होती है एट लो टेम्परेचर, और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है वो फेवरेबल होती है एट हाई टेम्परेचर। अगर हम इसको फिजिकल चेंज जो हमारे पास गैस जो हमारा सल्यूट है और सॉल्वेंट जब इनके मिक्स होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन प्लस क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी गैस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। तो ली चैटरार्ड प्रिंसिपल के हिसाब से ये जो प्रोसेस है दैट विल बी फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर आप लो रखोगे तो उस केस में जो है फेवरेबल जो कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर है, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड मतलब सोल्यूशन का फॉर्म होना, वो फेवरेबल है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो फेवरेबल होगी, यानी कि गैस जो है वो बाहर निकलना, गैस और सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सिंपल शब्दों में आपने याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जैसे आप बाहर से कोल्ड ड्रिंक की वाटर ले आइए, तो कोल्ड ड्रिंक जब कोल्ड चिल्ड होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो डिजॉल्व होगी, आप उसको गर्म कीजिए तो आप देखेंगे गैस ज़्यादा बाहर निकलेगी, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको हम अंडर हेनरी लॉ में स्टडी करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, प्रेशर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, ये हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की चाहे कैसे भी नेचर हो, ये देखने को मिला है कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं सॉल्युबिलिटी गैस की क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द गैस। द सॉल्युबिलिटी of gas increases with the increase in pressure irrespective of nature of the gas. The quantitative relation between solubility of gas in liquid solvent and pressure was given by William Henry in 1803 and is known as Henry's law. तो बेसिकली प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में क्या रिलेशन है, विलियम हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में क्या रिलेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ बोलते हैं। और हेनरी ने क्या कहा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, कि जितना अगर आपके पास मान लीजिए आपने एक कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर में सॉल्वेंट है कोई और ऊपर से आप गैस उसमें डिसॉल्व कर रहे हो, अब गैस के ऊपर जितना आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, हेनरी कहता है उतनी ही गैस ज़्यादा डिसॉल्व होगी कंटेनर में जो सॉल्वेंट है उसके अंदर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो अकॉर्डिंग टू हेनरी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो मैथमेटिकली इसको हम कह सकते हैं मास ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब कितनी गैस डिसॉल्व होगी, यानी कि मास कितना गैस का डिसॉल्व होगा। तो मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट गिवन टेम्परेचर, जहां इसको हम लिख सकते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, वेयर m क्या है मास ऑफ गैस और p क्या है प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे गैस ये लिखा है, ये लिख लेना है। उसी समय पे 1803 की बात है, उसी समय अनदर साइंटिस्ट जो है डाल्टन, वो भी गैस के प्रेशर के ऊपर ही काम कर रहा था। तो डाल्टन आपने पढ़ा भी है पार्शियल प्रेशर, उसने इंडिपेंडेंटली कहा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में, बेसिकली वो किसका फंक्शन है, एज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है उसको हम जो है वो किस में बात कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अगर किसी गैस का किसी सॉल्वेंट में मान लीजिए मोल फ्रैक्शन जो है XA है, जहाँ जो आपकी अपनी मर्जी XB भी रख सकते हैं, और PA उसका क्या है पार्शियल प्रेशर है। तो डाल्टन ने क्या कहा कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की उसको हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर बात करेंगे, और सॉल्युबिलिटी जो है अगर हमारे पास अमाउंट है, मास है, मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मोल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, अगर आपको मास पता हो, जब आपको मोल्स पता हो तो आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन तभी निकलेगी अगर आपको सॉल्वेंट के मोल भी पता हो, और जो सल्यूट है, सल्यूट जहाँ तो गैस है, गैस के मोल भी पता हो। तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमारे पास जो गैस है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है
वो क्या है, किसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। देन हेनरी लॉ को हम दूसरी फॉर्म में स्टेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, another statement we can place here, the partial pressure of gaseous solute is directly proportional to the mole fraction of gaseous solute। तो हेनरी लॉ क्या कहता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, जहां पे गैसेस सॉल्यूट लिखा है, सॉल्यूट हमारा क्या होगा, गैस होगा। The partial pressure of gaseous solute is directly proportional to the mole fraction of gaseous solute। अब देखिए बच्चे, मैंने बोला कि आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में आपने सॉल्वेंट डाल दिया और ऊपर से आपने गैस उसमें डिजॉल्व की। अब ऊपर गैस का क्या होगा, प्रेशर होगा, अंदर गैस डिजॉल्व होगी, कुछ अमाउंट डिजॉल्व हुई होगी, उसको हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन कितनी है। अब जितनी ज़्यादा डिजॉल्व होगी उतने ही उसके बाहर निकले के भी चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऊपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा डेवलप ही होगा पार्शियल प्रेशर गैस का। तो कितने अंदर मोल्स गैस के डिजॉल्व हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा गैस का ऊपर जो है पार्शियल प्रेशर है। तो हेनरी ने यही सिंपल शब्दों में कहा कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो दैट इज मैथमेटिकल कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये पार्शियल प्रेशर है जो अबव द सॉल्वेंट होगा, जो आपने जिस सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व कर रहे हैं गैस को, उसकी सरफेस के ऊपर जो उसका पार्शियल प्रेशर हम बात करेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर हम अंदर भी बात कर सकते हैं, इसका ऐसा नहीं है कि जो सॉल्वेंट लिया उसके अंदर कितनी गैस डिजॉल्व हुई है, उसका पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है। तो ये सिंपलेस्ट शब्दों में आपने याद रखना है हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जब एग्जाम में आए आप सिंपली ये वाला ऊपर वाला पार्ट छोड़ भी सकते हैं, सीधा यही स्टेटमेंट दे सकते हैं, हेनरी लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ gaseous solute is directly proportional to the mole fraction of gaseous solute in a given solvent। मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो नेक्स्ट मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस XA। जब आप प्रोपोर्शनल आएंगे तो आपको पता है क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे PA इज इक्वल टू क्या आएगा, KH इंटू XA, वेयर KH क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। अब डिफरेंट जो गैस है उनकी सॉल्युबिलिटी को स्टडी किया गया डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, और ये ऑब्जर्व किया गया कि जो KH वैल्यू है, जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए, वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो याद रखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अलग अलग गैसेस का स्टडी किया गया है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा आपको याद रखना है कि जो हेनरी कांस्टेंट है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहीं से पता चल जाता है, अगर आप क्या करो, यहाँ से KH क्या कर सकते हो, इतना आ जाएगा 1/x से, अगर PA हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो हमें लगेगा KH जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XA है। तो याद रखना है जो KH है हेनरीज कांस्टेंट जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना KH कम होगा, और जितना मोल फ्रैक्शन गैस का कम होगा उतना KH ज्यादा होगा। तीसरा आपने मेन पॉइंट जो है वो लर्न करना है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और KH के बीच में क्या रिलेशन है, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन KH। जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ये आपने याद रखना है कि अगर आपको 3-4 गैसेस दी है उनकी KH वैल्यू दी हुई है, तो अगर आपको पूछा जाए भाई इनको अरेंज कीजिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, तो आपने KH वैल्यू को ध्यान से देखना है। KH की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, ये आपने नोट रखना है इसमें। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि KH की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी। ऐसे भी आपको पता टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो KH बढ़ना मतलब सॉल्युबिलिटी कम होना है। दूसरी बात आप याद रखें कि KH जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और तीसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन KH, यानी कि आप कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH होगी।
या हम कहेंगे KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पे एक मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे हमने प्लॉट किया मोल फ्रैक्शन ऑफ कोई भी गैस ले सकते हैं, यहाँ पे हमने एक्सियल गैस ली हुई है और इस तरफ हमने प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हमने क्या किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ। तो हेनरीज लॉ मैथमेटिकली तो हो गया, ग्राफिकली आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और उसकी मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जब भी दो वेरिएबल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा ग्राफ ऐसे ही आता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम प्लॉट करते हैं अलोंग वाई एक्सिस और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम प्लॉट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो पार्शियल प्रेशर दैट इज इन प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन तो जो डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है, तो ग्राफ इस तरह से आएगा। तो ये आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसकी, हेनरीज लॉ की। एक बार एग्जाम में पूछते हैं लिमिटेशंस क्या है हेनरीज लॉ की, तो लिमिटेशन याद रखिए ये लॉ जो है सिर्फ तभी एप्लीकेबल है अगर जो आपकी गैस है वो आइडियल है, रियल गैस नहीं होनी चाहिए, नॉन आइडियल गैस भी जिनको हम बोलते हैं। तो एप्लीकेबल तभी होगा जब आपके पास जो गैसेस सॉल्यूट है वो क्या हो, आइडियल हो। दूसरा आपने याद रखना है कि अगर जो गैसेस सॉल्यूट आपने लिया अगर वो सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन कर देता है, केमिकल चेंज ले आता है, जैसे हम अमोनिया अगर हम एज ए सॉल्वेंट ले लें उसमें हम HCl डिजॉल्व करने की कोशिश करें तो अमोनिया प्लस HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर गैसेस सॉल्यूट जो होता है उसकी डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट के साथ। अगर सॉल्वेंट में उसको हम डालते हैं तो गैस ये नहीं कि वो डिसोशिएट हो जाए जहाँ एसोसिएट हो जाए, उस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इसकी मेन 3 लिमिटेशंस हैं, इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन 5 नंबर का आपको आ जाता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, ऐसे करके पूरा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो पूरा आपने 5 नंबर जब अटेम्प्ट करना है तो फिर आपको थारो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, सीधा स्टेटमेंट पे चले जाइए, हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट सीधा लिख लीजिए इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, मैथमेटिकल बता दीजिए, फिर इसकी भी बताने की जरूरत नहीं है, KH से इतना बता दीजिए KH क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सीधा लिमिटेशन पे आ जाइए और उसके बाद सीधा एप्लीकेशन पे आ जाइए, आपको पूरे 5 नंबर उसके मिल जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो देयर आर 4 एप्लीकेशंस और भी हैं पर जो इंपॉर्टेंट हमने वो लिखी है। पहला है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बियर, शैंपेन, द गैसेस आर फिल्ड इन द वाटर्स एट हाई प्रेशर। तो आप जानते हैं जैसे आप लोग आमतौर पे हम घर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, जब आप ढक्कन ओपन करते हो तो आप लगता है कि एकदम से वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है और गैस जो बीच में डिजॉल्व होती है वो बाहर आने की कोशिश करती है, पर वो गैसेस उसमें डिजॉल्व कैसे की होती हैं, एट हाई प्रेशर। क्योंकि हम जानते हैं हेनरी लॉ क्या कहता है, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा तो उतनी सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी, ज़्यादा उसमें होगी। तो एट हाई प्रेशर जो वाटर्स होती है उनमें गैस फिल की जाती है, किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में। दूसरा है एज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज हाई इन लंग्स। तो आपको पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किसका काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है टिश्यूज तक। तो कैसे काम करता है, बेसिकली लंग्स में जो होता है ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होने की वजह से वहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और क्या फॉर्म करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। पर जैसे ही टिश्यूज पे हम पहुंचते हैं तो टिश्यूज में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। लो प्रेशर होने की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से कहाँ तक पहुंच जाती है, डिफरेंट टिश्यूज पे पहुंच जाती है। अगेन वहाँ पे किसका रोल आ रहा है, हेनरीज लॉ का आ रहा है। थर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सी डाइवर्स होते हैं जब वो जाते हैं वहाँ पे तो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, सिलेंडर में जो होता है वो डाइल्यूट जो ऑक्सीजन के साथ क्यों जाते हैं, यानी कि उसमें हीलियम की जो गैस है वो साथ में क्यों फिल होती है। जैसे आप जानते हैं कि ओपन एटमॉस्फेयर में देखिए 79% के करीब हमारा नाइट्रोजन गैस और 21 के करीब ऑक्सीजन है, बीच में हम छोड़ सकते हैं रेयर गैसेस थोड़ा बहुत है उसमें ट्रेसेस में है, मेन ये 2 गैसेस हम बात करते हैं। तो वहाँ पे जब सी डाइवर जाते हैं तो फिर इसी रेशो में क्यों नहीं जाते, ये सवाल है बेसिकली। तो बेसिकली क्या, जैसे आप डीप सी में जाएंगे तो वेट वाटर का बढ़ेगा, जाने की प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ती जाएगी। अगर वो नाइट्रोजन के सिलेंडर को लेकर जाते हैं उसी रेशो में जो ओपन एटमॉस्फेयर में है, तो नाइट्रोजन बीइंग ए मोर सॉल्युबल बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी
और जैसे ही सी डाइवर्स बाहर आने की कोशिश करेंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे, तो वो जो गैस डिजॉल्व हुई है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से आपने देखा होगा बाहर निकल जाता है वो, इसी तरह से जब सी डाइवर्स सरफेस के ऊपर आएंगे तो जो डिजॉल्व नाइट्रोजन गैस है वो इमीडिएटली बाहर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऊपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, जिसकी वजह से बेंड्स बन जाते हैं और बहुत देर पेनफुल रहता है। इसलिए जो है सी डाइवर्स इसको कि जो हमें जो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें साथ में हीलियम गैस जो है ऑक्सीजन के साथ फिल्ड की जाती है। फोर्थ जो है हमारा कि जो हायर एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं जनरली उनको क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जानते हैं कि जैसे हम हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो प्रेशर लो हो जाता है, जैसे प्रेशर लो होगा इट मीन्स ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम होती जाएगी, जितनी अमाउंट में हमें ऑक्सीजन चाहिए हमारी सेलुलर एक्टिविटी के लिए चाहिए होती है वो हमें नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये फोर्थ हमारा एप्लीकेशन है, ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हायर एल्टीट्यूड्स पीपल लिविंग देयर फेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लीडिंग टू, उनको अक्सर डिजीज रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया डिजीज बोलते हैं, और इससे उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो भी कम हो जाती है, उतना अच्छा नहीं पॉजिटिवली सोच पाते हैं। तो हायर एल्टीट्यूड पे रहने वालों को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो ये भी किसके साथ कनेक्ट होती है, विद हेनरीज लॉ, क्योंकि प्रेशर लो है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है हमें प्रॉपर जो अमाउंट है उसमें नहीं मिल पाएगी। तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो जो टोटल आपको पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, तो आपने सीधी स्टेटमेंट देनी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है वहाँ पे। उसके बाद आपको पूछे जा सकता है लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी पीछे वाली स्लाइड में बता दी। फिर आपको पूछे जा सकता है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, तो जी आपने सीधा लिख देना है, टू द पॉइंट लिखना है, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। पर फिर भी कई बार बीच में आपको थोड़ा सा बीच में याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी और जो हेनरीज कांस्टेंट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी पूछ लेते हैं। कई बार वैल्यूज दी होती हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज दी होती हैं गैस की, उनके हेनरीज कांस्टेंट की, और पूछते हैं सॉल्युबिलिटी बताइए किसकी ज़्यादा होगी, तो वो आपको रिलेशन वहाँ पे याद रखना है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, तो मैंने कोशिश की कि हम इसी में पूरा कंक्लूड कर देते, जो और भी टॉपिक बचे हुए हैं हमारे सॉलिड सोल्यूशन बचा हुआ है, चलिए उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको कोई डाउट आता है आप व्हाट्सएप तो मेरे साथ हो ही, वहाँ पे आप मेरे साथ जो शेयर कर सकते हो अपने इश्यूज जो भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए, और मैं बार बार कहता हूँ कि आप दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, आपके रिलेशन में जो भी नॉन में बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स हैं, जो गरीब बच्चे हैं, तो उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।